हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? विद्या स्टडी नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। आज विद्या स्टडी नेटवर्क आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। ये सब्जेक्ट फिजिक्स है और ये सीरीज़ मेरे द्वारा ही स्टार्ट की जा रही है। साथियों, फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसकी स्टडी के लिए हमें थोड़ा एफर्ट्स की आवश्यकता होती है साथियों, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते कि इसको सही से समझा जाए, सही से इसकी अध्ययन किया जाए। तो साथियों, इस अध्ययन करने से पहले, फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक विनती करूंगा कि आप मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए विद्या स्टडी नेटवर्क पर जाएं, वहाँ मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मेरे वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वो कमेंट हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें आपके लिए एक बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगा, एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने में मदद करेगा। तो साथियों, समय नहीं गंवाते हुए आज हम आपके सब्जेक्ट फिजिक्स की प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो मोशन को समझने से पहले हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए, पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिव्यू करेंगे ताकि इस चीज़ को समझने में थोड़ा आसान हो जाए। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आज तक मोशन के बारे में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन में, कहता है एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर पोजीशन इज नोन एज मोशन। कहा गया है कि किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन अगर होता है तो उसको हम मोशन कह देते हैं। बट साथियों, ऐसा नहीं है। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा क्लास 8 तक या उससे नीचे तक के लिए सही है, लेकिन जैसे ही क्लास 9 में आप जाएंगे तो मोशन जो है एक रिस्पेक्टिव थिंग्स है। इसको हमेशा किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु की मोशन और रेस्ट की पोजीशन को समझने के लिए हमें किसी अन्य वस्तुओं को रेफरेंस के रूप में लेना पड़ता है, जिसको हम ऑरिजिन पॉइंट कहेंगे। उस ऑरिजिन पॉइंट के सापेक्ष हम किसी वस्तु के मोशन या रेस्ट की कल्पना कर सकते हैं, मोशन या रेस्ट की स्थिति को बता सकते हैं। तो साथियों, आज जैसा कि हमने जो लिखा है मोशन, रेस्ट एंड मोशन, चूँकि चैप्टर ये मोशन है लेकिन हमने रेस्ट एंड मोशन या मोशन एंड रेस्ट मैंने लिखा है, क्योंकि रेस्ट तभी समझ सकेंगे जब हम मोशन की परिकल्पना करेंगे, और जब मोशन को तभी समझ सकेंगे जब हम रेस्ट की परिकल्पना करेंगे। तो रेस्ट और मोशन दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर दोनों को अलग अलग करके हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें कभी भी ये समझ में नहीं आएगी। तो साथियों, जैसा कि आपके सब्जेक्ट कंटेंट में, आपके सब्जेक्ट में, आपके चैप्टर में जो मोशन की परिभाषा जो लिखी गई है वो ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। यह साथियों क्लास 8 और क्लास 9 में जो फ़र्क आया है वो आया है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स का, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये तो मैं क्लास 8 में भी पढ़ा हूँ। ए बॉडी इज सेड टू बी चेंज, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। साथियों, इस सराउंडिंग्स जो है यह रेफरेंस को बताता है। सराउंडिंग्स से हमें कुछ वस्तुओं को एक रेफरेंस के रूप में लेना है, ताकि जिस वस्तुओं का हम मोशन या रेस्ट के पोजीशन का अध्ययन करेंगे उस वस्तुओं के सापेक्ष उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो साथियों, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेस्ट की भी जो एक परिभाषा वो ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का ये जो मतलब है, मतलब हमारे आसपास की कोई वस्तुएं जिसे हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं, और उसी रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में, उसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में हम किसी वस्तु की
मोशन या रेस्ट की पोजीशन को समझते हैं। साथियों, इस दोनों परिभाषाओं को यहाँ लिखने का मेरा मकसद ये है कि ये परिभाषाएं जब आपके दिमाग में जब गई है तो इसका बहुत बार, इसे समझने के संदर्भ में इसका बहुत बार जिक्र होगा, और जैसे जैसे ये जिक्र होगा ये परिभाषाएं आपके, ये डिफिनेशन आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा। तो साथियों, रेस्ट और मोशन को पढ़ने के लिए, रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस एग्ज़ाम्पल में हमने दो फ्रेंड्स को, यानी दो दोस्त को एक साथ साइकिल चला रहे हैं, यानी दो फ्रेंड एक साथ साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। तो साथियों, जब ये दोनों फ्रेंड साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो हमें यहाँ तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, दो साथी, यानी पहला दोस्त और दूसरा दोस्त, और तीसरा जो अहम सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसका सराउंडिंग्स है। कहने का मतलब उसके आसपास की वस्तुएं हैं जिसके सापेक्ष में हम इस दोनों दोस्तों के रेस्ट और मोशन की जो पोजीशन है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हुए जो ये एग्ज़ाम्पल हमने लिए हैं इसे क्लियर करने के लिए, यानी यूँ कहें कि रेस्ट और मोशन को समझने के लिए इस एग्ज़ाम्पल से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स आउट। इस एग्ज़ाम्पल से 5 तरह के क्वेश्चन बाहर आते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर इन पांचों क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हम मोशन और रेस्ट की जो पोजीशन है उसे समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेंड्स। साथियों, जब बात की जाए, यहाँ पर कहा गया है द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेंड्स, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ ली गई है, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड। हेयर सराउंडिंग्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पर हमने सराउंडिंग को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड का जो रेफरेंस पॉइंट जो हमने ले रहे हैं यहाँ पे वो सेकंड फ्रेंड का है। किसका है? सेकंड फ्रेंड का है। तो फर्स्ट फ्रेंड के सापेक्ष अगर सेकंड फ्रेंड का, या सेकंड फ्रेंड का सापेक्ष अगर फर्स्ट फ्रेंड के पोजीशन को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट और सेकंड जो दोस्त हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो साथियों, जब दो दोस्त, हमने जैसा कि कहा है दोनों दोस्त एक साथ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो साथियों, जब इस दोनों दोस्तों को जब हम किसी भी समय जब हम देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि दोनों दोस्त हमेशा एक साथ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी यूँ कहें तो इनके पोजीशन में, इन दोनों दोस्त के पोजीशन में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। यानी 5 मिनट पहले भी वो दोस्त एक दूसरे साथ ही चल रहे थे और 5 मिनट बाद भी वो दोस्त एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पहले फ्रेंड के जब पोजीशन है वो दूसरे फ्रेंड के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रहा है। तो जब किसी फ्रेंड का या किसी बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के सापेक्ष अगर पोजीशन नहीं बदलता है तो हम उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर जो परिभाषाएं हमने जो बताई है, जो डिफिनेशन हमने लिखाया था, उसमें लिखाया था बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it do not change, it doesn't change its position with respect to surroundings। जब इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स जब चेंज नहीं होता है किसी बॉडी का, तब उसे रेस्ट में कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इन रेस्ट बिकॉज देर इज नो चेंज। इट मीन्स वी कैन से यहाँ पर देर इज नो चेंज। इट मीन्स हेयर फर्स्ट फ्रेंड इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्रेंड, यानी फर्स्ट फ्रेंड जो है सेकेंड फ्रेंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। साथियों, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न का हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। द पोजीशन ऑफ सेकेंड फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेंड। अब जैसा कि मैंने पहले पढ़ा कि फर्स्ट फ्रेंड का जो पोजीशन है सेकेंड फ्रेंड के
सापेक्ष नहीं बदल रहा है, क्योंकि वो नो चेंज, तो इट मीन्स इट इज़ बोथ आर इन रेस्ट। तो ठीक उसी प्रकार जब सेकेंड फ्रेंड को फर्स्ट फ्रेंड के सापेक्ष जब हम लेते हैं, तो हम जान रहे हैं कि दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सेम स्पीड से साइकिल चलाते हुए एक ही दिशाओं में जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं तो दोनों दोस्त के पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष नहीं बदलेगा। इट मीन्स वी कैन से सेकेंड फ्रेंड इज आल्सो इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेंड। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन में मैंने कहा कि फर्स्ट फ्रेंड का जो पोजीशन है वो सेकेंड फ्रेंड के सापेक्ष नहीं बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार सेकेंड फ्रेंड का पोजीशन फर्स्ट फ्रेंड के सापेक्ष नहीं बदल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर भी ये नो चेंज जो पोजीशन है वो नो चेंज, जब पोजीशन नहीं बदलता है तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तुएं अपने किसी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष रेस्ट में है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर एक्चुअल देखा जाए, अगर एक्चुअल कहने का मतलब नहीं, अगर हम तीनों चीज़ों को अगर यहाँ कंसिडर करें, फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड एंड इट्स सराउंडिंग्स, तो जब सराउंडिंग्स के सापेक्ष जब इस दोनों दोस्तों का जब पोजीशन को हम देखते हैं एट रैंडम, तो हम पाते हैं कि जो पेड़ पौधे आसपास जो हैं उसके सापेक्ष में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि दोनों फ्रेंड अपने सराउंडिंग्स के सापेक्ष मोशन में है। बट यहाँ पर दोनों फ्रेंड मोशन में होने के बावजूद भी एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट और मोशन की जो स्टडी करते हैं वह कंपैरेटिव होता है, वह स्टडी किसी के सापेक्ष होता है, किसी के संदर्भ में होता है। तो साथियों, तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वह है पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब आते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ, दूसरे फ्रेंड का फर्स्ट फ्रेंड के साथ। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेंड का सराउंडिंग के साथ। जो सराउंडिंग्स, जैसा कि हमने कहा, सराउंडिंग्स जो है वो इसके आसपास की वस्तुएं हैं। तो आसपास की वस्तुओं में हम पेड़ पौधों को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे एक अच्छा उदाहरण हो सकता है हमारे सराउंडिंग्स का। इसलिए जब पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले दोस्त का, यहाँ पर हम दूसरे दोस्त को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पहला दोस्त और सराउंडिंग्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब पहले दोस्त को सराउंडिंग्स के सापेक्ष जब हम उसके पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि समय के साथ पहले दोस्तों का पोजीशन सराउंडिंग्स के सापेक्ष बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतती है पेड़ पौधे अपने जगह पे छूट जाते हैं और बच्चे और दोस्त जो हैं, जो ये दोनों दोस्त हैं, वो अपने स्कूल को पहुंच जाते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंजेज। तो जब चेंज होते हैं, जब पोजीशन को जब चेंज होते हैं, जब पोजीशन चेंजेस जब चेंज होते हैं तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, ऊपर जो मोशन की जो परिभाषा मैंने लिखी है उसमें लिखा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कहता है किसी बॉडी को मोशन में तब कहा जाता है जब उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग्स के सापेक्ष बदलता है, चेंज करता है। तो यहाँ पर जो पहला पोजीशन, जो पहले फ्रेंड का जो पोजीशन है वो सराउंडिंग्स के सापेक्ष बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स वी कैन से द फर्स्ट फ्रेंड इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के सापेक्ष पहले दोस्त का जो पोजीशन है वो मोशन में है। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में पोजीशन ऑफ सेकेंड फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो जब दूसरे दोस्त का सराउंडिंग्स के सापेक्ष जब पोजीशन की बात करते हैं, तो जैसा कि हम ऊपर ही बता चुके हैं कि दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सेम स्पीड से, एक ही गति से, एक ही दिशाओं में जा रहे हैं। तो जब पहले दोस्त का सराउंडिंग्स के साथ जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो दूसरा दोस्त तो साथ ही में चल रहा है पहले दोस्त का, तो पहले दोस्त का भी सराउंडिंग्स के साथ पोजीशन चेंज होता है, क्योंकि पेड़ पौधे वहीं रह जाते हैं और दोनों दोस्त स्कूल पहुंच जाते हैं। तो दोनों दोस्त का कहने का मतलब कि दोनों। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें द पोजीशन ऑफ सेकेंड फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंजेज। पोजीशन ऑफ जो फर्स्ट सेकेंड फ्रेंड है वो सराउंडिंग्स के हिसाब से वो चेंज होता है। इट मीन्स वी कैन से द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इज इन मोशन। क्या? इज इन मोशन। सो वी कैन से द सेकेंड फ्रेंड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। क्लियर?
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पोजीशन ऑफ बोथ फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ बोथ फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब दोनों दोस्तों का सराउंडिंग्स के सापेक्ष क्या पोजीशन है, अब हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इस दोनों को जानने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड का जो पोजीशन है सराउंडिंग्स के सापेक्ष बदल रहा है। मैंने ये बार बार कहा कि पेड़ पौधे वहीं रह जाते हैं जहाँ पे खड़े होते हैं, और ये दोनों दोस्त स्कूल पहुँच जाते हैं आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद दोनों दोस्त स्कूल पहुँच जाते हैं। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि दोनों दोस्तों का पोजीशन सेकंड फ्रेंड के सापेक्ष सराउंडिंग्स के सापेक्ष बदल रहा है। इट मीन्स दोनों का जब चेंज हो रहा है, जब चेंजेज होगा तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, जब पोजीशन चेंज होता है तो हम उसके सापेक्ष मोशन में कहते हैं। तो बोथ फ्रेंड्स आर इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स के सापेक्ष ये दोनों दोस्त मोशन में है। साथियों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्ट और मोशन ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं। जैसा कि हमने कहा कि पहले दोस्त दूसरे दोस्त और दूसरे दोस्त पहले दोस्त। देखिए, इसमें एक कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं कि पहले दोस्त दूसरे दोस्त पहले दोस्त नहीं। यहाँ पर अगर एक दोस्त को अगर हम एक दोस्त की पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं तो दूसरा जो दोस्त होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसिडर किया जाता है, ओरिजिन के रूप में कंसिडर किया जाता है। समझ गए? तो ये कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दोस्त दूसरे दोस्त पहले दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। हम जब भी लेते हैं तो दूसरे को पहले के सापेक्ष में, पहले के संदर्भ में लेते हैं। यानी पहला जो दोस्त अगर पहले दोस्त की पोजीशन अगर जानना चाहते हैं तो दूसरे दोस्त को उसके ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो जब पोजीशन जब जानना चाह रहे हैं हम फर्स्ट फ्रेंड का सेकंड फ्रेंड के सापेक्ष में, तो फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड के सापेक्ष में रेस्ट में है और सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड के सापेक्ष में रेस्ट में है। लेकिन यही दोनों फ्रेंड जब सराउंडिंग्स के सापेक्ष जब हम इसकी पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं तो ये मोशन में होता है। वाई? क्यों? ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु जब मोशन में हो तो कभी वो रेस्ट में कहा जाए, कभी मोशन में कहा जाए। हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह चुके हैं कि रेस्ट और मोशन नॉट एक्चुअल थिंग्स। रेस्ट और मोशन कभी वास्तविक होता ही नहीं है, बल्कि ये हमेशा कंपैरेटिव होते हैं, ये हमेशा किसी के सापेक्ष होते हैं, किसी के रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष होते हैं। साथियों, जब मैं क्लास 9 के स्टूडेंट को जब कहता हूँ तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ये भ्रम टूट जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब साथियों, एक सवाल बताइए, अगर आप ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो क्या आप रेस्ट में कहे जाएंगे? कहे जाएंगे क्या? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथियों, ठीक उसी प्रकार ये चीज़ें हैं। जब हम पृथ्वी पर हैं, जब हम अर्थ पर हैं, तो हमें पता है कि अर्थ हमेशा घूम रही है। जब अर्थ ही मूव कर रही है तो फिर हम रेस्ट में कैसे हो गए? तो हम रेस्ट में तभी होते हैं जब किसी के सापेक्ष में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम अपनी पोजीशन की बात करें, हम खुद की पोजीशन की बात करें, किसके संदर्भ में? ये बोर्ड के संदर्भ में। तो जब हम यहाँ से जब चल करके जब दूसरे एंड पे जाते हैं तो हम किसके सापेक्ष को लेते हैं, किससे ओरिजिन पॉइंट मानते हैं? अगर ओरिजिन पॉइंट उस किनारे को मानते हैं तो हमारा पोजीशन चेंज होता है, तो हम कह रहे हैं कि मोशन में है। और जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इस एंड के सापेक्ष हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और तब कहते हैं कि हम मोशन में है। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े रहें एक जगह पर तो किसी पॉइंट के सापेक्ष मेरा जो पोजीशन है यहाँ पर वो बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। लेकिन हमारी पोजीशन यानी हमारा कोई अगर ओरिजिन पॉइंट मान लेता है तो किसी और का बदल सकता है, या कोई आने जाने वाली जो लोग हैं उनका पोजीशन हमारे सापेक्ष बदल सकता है। तो किसी वस्तु का जो पोजीशन है, किसी वस्तु का रेस्ट एंड मोशन का जो पोजीशन है, इसे हमेशा किसी के संदर्भ में लिया जाता है, किसी के रेफरेंस में लिया जाता है, न कि ये एक्चुअल होता है। इसलिए कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
कि कोई वस्तु अगर मोशन में है, कोई वस्तु अगर चल रहा है तो उसको हम रेस्ट में कैसे कह देंगे। हो सकता है उसके साथ उसी स्पीड से उसी दिशा में कोई और चल रहा हो, तो क्या एक दूसरे के सापेक्ष अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। जब चेंज ही नहीं होगा तो फिर हम उसको रेस्ट में कहेंगे, और जब दूसरे वस्तु के सापेक्ष जब उसका पोजीशन की बात करते हैं तो चेंज होता है, तो हम उसको मोशन में कहते हैं। तो साथियों, रेस्ट और मोशन का जो कन्फ्यूज़न है वो लगभग दूर हो चुका है। और अगर कोई प्रश्न, कोई कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है, कोई सवाल अगर आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें, और हमें आपके प्रश्नों का जवाब देने का अवसर प्रदान करें। साथियों, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों, जब रेस्ट और मोशन की बात होती है, जब हम इस चैप्टर के और अंदर जब प्रवेश करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जब जाएंगे, तो हमें किसी वस्तु को लोकेट करने की आवश्यकता होगी, किसी वस्तु को यह बताने की आवश्यकता होगी कि वो वस्तु कहाँ है। जैसे एनीबडी कैन से वेयर योर स्कूल इज सिचुएटेड, आपका स्कूल कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या जवाब देते हैं? आपका स्कूल कहाँ है, तो आप क्या जवाब देते हैं? मेरा स्कूल उधर है, या मेरा स्कूल इधर है, मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। ऐसा तो जवाब देने से क्या उस स्कूल के सही पोजीशन को, उस स्कूल के सही लोकेशन को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है। किसी वस्तु के लोकेशन को बताने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर 3 थिंग्स इज नीडेड टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को, किसी वस्तु के लोकेशन को बताने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो पहली चीज़ें हैं, वी नीड, कहता है लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तो आप कहते हैं 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या? आपके नानी घर से, या आपके घर से, या आपके दोस्त के घर से। तो आप अपने घर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और तब कहते हैं कि हमारा स्कूल जो है 2 किलोमीटर दूर है। अगर ये पूछे कि 2 किलोमीटर दूर है लेकिन किधर, किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की जब बात आती है, जब दिशा की बात आती है, तो संभवतः हम लोग जानते हैं कि दिशाएं 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बट इसके अलावे जो दिशा है, उसकी जो वेरिएशन है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। दिशा को हम संख्याओं में बांध नहीं सकते। वैसे कहा गया कि दिशाएं 10 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और अप एंड डाउन। ये 10 दिशाएं हैं। लेकिन इन 10 दिशाओं से भी हमारे फिजिक्स में काम नहीं चलता है। तो साथियों, इस दिशा का जो व्यक्त करेंगे, इस दिशा को जो व्यक्त करते हैं, वो हम एंगल के साथ करेंगे। इस दिशाओं को बताने के लिए हमें फिर एंगल की आवश्यकता होगी, कोण की आवश्यकता होगी। किससे? रेफरेंस पॉइंट से। और रेफरेंस पॉइंट से कोण कितना बना रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ किए हैं। इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। इस फिगर में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि किसी वस्तु को लोकेट करने के लिए ये 3 चीज़ें, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑरिजिन, डायरेक्शन एंड एंगल, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथियों, ये जो पॉइंट O है, इट मीन्स दिस इज दी, ये ऑरिजिन कहा जाता है। और हम मान लेते हैं कि ये आपका घर है, ये आपका घर है। और जो पॉइंट A है, ये आपका दोस्त का घर है। पॉइंट B जो है, ये किन्हीं अन्य दोस्त का घर है। और हम कोई एक पॉइंट और लेंगे, C, ये स्कूल का पोजीशन है, ये आपका स्कूल है। तो साथियों, अब स्कूल के पोजीशन को हम कैसे लोकेट करेंगे? आपके जो फ्रेंड्स A हैं, इसके पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे? जो फ्रेंड B हैं, इसके पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे?
तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डायरेक्शन जो चार्ट है इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी फिगर में, किसी भी चित्र में, किसी भी मानचित्र में जो दिशाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट जो हैंड होते हैं उधर ईस्ट होते हैं और लेफ्ट हैंड वेस्ट होते हैं। और ये जो रीजन है, ये नॉर्थ से जो ईस्ट का रीजन है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे या ईस्ट नॉर्थ कहेंगे, ये डिपेंड करेगा ये एंगल के ऊपर। एंगल हम कहाँ से ले रहे हैं। अगर एंगल इस बेस से लेंगे तो हम ईस्ट नॉर्थ कहेंगे, और एंगल अगर इधर से लेंगे, नॉर्थ से लेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो साथियों, इस चीज़ को आइए हम लोकेटिंग करते हैं। पोजीशन ऑफ फ्रेंड ए, अगर ए फ्रेंड की पोजीशन को अगर हम बताने का प्रयास करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो आपके दोस्त ए का जो घर है वो ओरिजिन से हमें इसके डिस्टेंस को जानना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को लेने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। माने ये एक इकाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि आपके फ्रेंड ए का जो घर है वो 3 किलोमीटर है। क्या 3 किलोमीटर? अब है कि किधर है 3 किलोमीटर। अब दूसरा है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन, और तीसरा है एंगल का। तो 3 किलोमीटर 50 डिग्री अगर इधर से लेते हैं, अगर नॉर्थ से लेते हैं तो 45 डिग्री। क्या अगर नॉर्थ से लेंगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। अगर नॉर्थ से लेंगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी अगर हम यहाँ से लेते हैं, अगर नॉर्थ से अगर लेते हैं, जैसे ये 45 डिग्री अगर लेते हैं, तो चूँकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का ईस्ट की ओर, नॉर्थ का ईस्ट की ओर, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर इसी पोजीशन को अगर हम इधर से लेते हैं, अगर हम ईस्ट से लेके, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेकिन चूँकि ये दोनों 45 का है तो ज़्यादा सूटेबल होता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट का है, ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा बेहतर लिखने में, पढ़ने में भी आसानी होती है। लेकिन साथियों, अगर हम फ्रेंड बी की बात करेंगे तो फ्रेंड जो बी है, बी का जो पोजीशन को अगर हम लोकेट करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। तो ये डिस्टेंस जो है इसका 2 यूनिट है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर किधर। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो अब डायरेक्शन में एक पॉइंट ये है कि मैंने जैसे उसमें कहा था कि अगर आप नॉर्थ से लेते हैं तो जब आप नॉर्थ से लेंगे तो इधर 60 डिग्री है, और अगर ईस्ट से लेंगे तो 30 डिग्री है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर नॉर्थ टू वेस्ट लेते हैं, अगर आप नॉर्थ से वेस्ट लेते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ अगर करेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ अगर कहेंगे, तो आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर 2 किलोमीटर 30 डिग्री अगर लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ ऑफ वेस्ट कहना होगा आपको, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप इस चीज़ को समझ गए। अगर हम डिग्री जिस बेस से लेते हैं, अगर डिग्री का कैलकुलेशन अगर वेस्ट से करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यानी वेस्ट का नॉर्थ की ओर, वेस्ट का नॉर्थ की ओर। इट मीन्स 2 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का नॉर्थ की ओर। और अगर वहीं अगर हम 60 डिग्री नॉर्थ से लेते हैं तो वी कैन से द पोजीशन ऑफ बी इज 2 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। साथियों, ये लोकेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आगे आप चैप्टर में जब प्रवेश करेंगे तो इसकी खास आवश्यकता होगी। अब ये भी पोजीशन जो है लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो चुके हैं। और अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें।